और उनसे पूछते हैं कि वो इस मार्केट को जो बहुत वॉलेटाइल हो चुका है अब कैसे अप्रोच करेंगे। कुंज, आफ्टरनून। ग्लोबल मार्केट्स में तो एकदम केओस है, एक तरफा बिकवाली, अगस्त का महीना 4% की गिरावट वाला रहा। डर ये है कि क्या जून के लोज को हम रिविजिट करते हुए दिखाई देंगे। इस बीच भारतीय बाजार भी अब धीरे धीरे करके उसी बिकवाली की गिरफ्त में फंसते हुए। अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या ये 17,500 के लेवल्स जो एक बार फिर खड़े हैं मौका दे रहे हैं उन लोगों को जो एंटर नहीं कर पाए थे? जी हाँ, तो आपने जो नंबर्स बोले मैं उसमें कुछ और नंबर्स ऐड कर दूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जुलाई के महीने में 9% निफ्टी और सेंसेक्स बढ़े थे और उसके बाद अगस्त में 3.5% बढ़े हैं। और अगर हम जून मिड के लो से जो अभी पिछले से पिछले हफ्ते का पीक लें तो करीब-करीब 15-16% बाजार वन वे 1.5 महीने में चला था और वहां से अब थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर नीचे मिला के पिछले हफ्ते भर में। तो एक तो एज ऑफ टुडे आज की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम जून लो को टच करेंगे। और उसका जो मुझे कारण लग रहा है वो ये लग रहा है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में अच्छा करेक्शन हुआ है, स्पेशली क्रूड में कल और आज में फिर से। सो क्रूड 120 वाला करीब करीब 92-93 चला गया था, वहां से फिर से 100 बढ़ गया था और वो 100 102-3 वाला अभी पिछले 2 दिन में करेक्ट होके फिर से 100 के नीचे आ गया है। तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के एंगल से हमारी इकोनॉमी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ-साथ मेटल प्राइसेस करेक्ट होना चालू हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो इन सब के रॉ मटेरियल प्राइसेस के नीचे आने का इम्पैक्ट कंपनीज के एबिटा मार्जिन में दिखेगा शायद सितंबर क्वार्टर में नहीं, दिसंबर में। और इसीलिए बाजार में तेजी भी आई थी। जो जून से हम वन वे चले थे, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव होने की वजह से और उसकी वजह से जो माइक्रो इकोनॉमी जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में नंबर आने की उम्मीद थी उसके पीछे हुए थे। एक स्तर पे तेजी आने के बाद ऑब्वियसली है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, थोड़ी बहुत सेलिंग आती है और आनी भी चाहिए। नहीं तो उसके बिना फिर और जो नया पैसा आना है उसको वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं मिलता है। तो पहली बात तो ये कि आज की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि 15 जून के नंबर आएंगे। दूसरी बात ये है कि ठीक है, जो करेक्शन हुआ है ये थोड़ा बहुत और चालू रह सकता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, चालू रहना चाहिए। जहां तक स्ट्रेटजी का सवाल है, मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको अपने स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते रहना चाहिए। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स जो उस रैली को मिस कर गए थे कि एक तो पहले ही पिछले 7-8 महीने से करेक्शन आ रहा था तो रुके हुए थे, फिर जून के बाद से एक बार फिर से तेजी से बाजार बढ़ गया तो रह गए लगा, उनको अब ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बाजार को कभी भी आप शॉर्ट टर्म में टाइम नहीं कर पाएंगे। तो उनको जो मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो रह गए थे, अब ये थोड़ा-थोड़ा करेक्शन यूज करके पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए, तो वो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन कुछ भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो ग्लोबल सेल ऑफ से हम बचेंगे? क्योंकि आप देखिए मेटल्स में करेक्शन शुरू हो चुका है कर्टसी चाइना के लॉकडाउन और चाइना में जो कंजम्पशन डिमांड फीकी पड़ रही है उसके चलते उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल में भी देखने को मिला। कच्चा तेल फिर से $93-94 पर आ चुका है और आईटी कंपनियों की धुलाई चल रही है क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का डर है। तो इन तमाम चीजों से हम अछूते कैसे रहे? हम तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हमारा भी पेज फिट है। जी हाँ, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, तो हो सकता है फिर भी ये जो 2-3 चीज़ें मैं बोलूँगा उसके बाद भी हो सकता है हम अछूते ना रहें। पर फिर भी एक तो ये है कि एज़ एन इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस किसी भी चीज़ पे नहीं है। किसी भी चीज़ पे नहीं है, मैं उसको क्लैरिफ़ाई कर दूँ हमारे दर्शकों के लिए। जैसे ताइवान की इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट 60, 70, 80% की इकोनॉमी सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स पे टिकी हुई है। तो वो हमारा केस नहीं है। मेटल्स जो करेक्ट हो रहे हैं, तो हम बहुत बड़े मेटल नेट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। ऐसे ही हम गल्फ इकोनॉमीज की बात करें तो वो ऑयल एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं और ऑयल प्राइसेस की वजह से उनके यहाँ काफी इकोनॉमी अच्छी या खराब हो जाती है, तो ऐसे ही हम उस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात करें तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हमारे यहाँ करीब करीब 20% की रेंज में, प्लस माइनस 5% की रेंज में जीडीपी का हिस्सा है। तो इसलिए हम उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो ये एक अच्छी चीज है कि डेमोग्राफिक एडवांटेज की जो हम बात करते हैं, हम 1.2 बिलियन 120-125 करोड़ लोगों के कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, जो घूम फिर के कहीं ना कहीं ग्रो होता ही है। और हमने देखा कि पिछले 2 साल कोरोना में वो किसी तरह काम चलाया है लोगों ने, हालांकि उस टाइम भी ग्रोथ होती रही, तो वो ग्रोथ अब घूम घूम के वापस आ रही है। तो एक तो ये पॉइंट।
दूसरा पॉइंट है हम मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें हम डिपेंडेंट किस पे हैं, तो हम अभी भी 75 साल होने के बाद भी फिर भी एग्री इकोनॉमी और मानसून पे बहुत डिपेंडेंट है, और वो एक चीज नहीं है। वो मुझे लगता है आने वाले समय में एज अ कंट्री, एज अ हमारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, जो कर रहे हैं, और पर तेजी से करना चाहिए कि हम मानसून पे डिपेंडेंसी कैसे कम करें। तो थैंकफुली इस साल का मानसून भी अच्छा हो गया है। कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा कम था, वहां भी अभी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। इनफैक्ट कुछ वहां के शहरों में तो फिर से बाढ़ भी आ गई है। तो वो एक है जो रूरल सेंटीमेंट को इम्प्रूव ऑलरेडी कर चुका है और भी करेगा और डिमांड को बढ़ाएगा। फिर हम फेस्टिवल सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो सितंबर और दिसंबर दोनों क्वार्टर में एक वो डिमांड देखने को मिलेगी। और उसमें जैसा मैंने कहा, आपने भी कहा कि ऑयल प्राइस और मेटल प्राइसेस की करेक्शन की वजह से मार्जिन में फायदा कंपनीज को दिख सकता है। तो जो एक खाली मेजर नेगेटिव फैक्टर रहेगा कि जो एफआईआई फ्लो, ग्लोबल फ्लो पिछले 1.5 महीने से पॉजिटिव टर्न हुआ है, वो इन सब इंटरनेशनल डेवलपमेंट के चलते अगर फिर से नेगेटिव हो जाता है, और जैसा हमने कहा नेगेटिव वो पिछले 1.5 साल में भी था, पर फिर भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पैसा उसको बराबर की टक्कर दे रहा था। तो पर फिर भी अगर वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई मिसमैच के हिसाब से वो एक फैक्टर नेगेटिव रह सकता है। दूसरा, अगर ऑयल प्राइस फिर से $100 या उसके ऊपर जाने की तरफ बढ़ते हैं, तो वो नेगेटिव रह सकता है। उन दो चीजों में हम जरूर ग्लोबल मार्केट से लिंक करेंगे, पर मुझे लगता है बाकी सारे फैक्टर थोड़ा सा हमको डीलिंक किए हुए हैं, और उस हिसाब से हो सकता है हम उतने अफेक्ट नहीं हो। अच्छा कुंज जी, कल मैं इनफैक्ट जब कुछ हाउस व्यूज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट थी एचडीएफसी की रिपोर्ट। मैं पूरी कोट नहीं करूंगा, लेकिन उनकी वो रिपोर्ट एनकरेज थी, और आई थिंक इस बात पे काफ़ी फोकस कर रही थी कि जिस तरीके से प्राइवेट कैपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, ये पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट, इन सबको अगर आप देखें काफ़ी उन्होंने प्रेफर किया था। मैं स्टॉक्स पे नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपको जस्ट कोट करता हूँ। लुक एट एबीबी, लुक एट सिमेंस, लुक एट एल&टी, लुक एट बीएचईएल। पिछले 3 महीने में या 4 महीने में जब एफआईएस का पैसा एग्जिट हो रहा था तब भी, और जब आ रहा है तब भी, इन स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, मोमेंटम है। मैं आपको एक छोटी सी कंपनी का उल्लेख करता हूँ सर, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 256 पे अपने करियर के ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रही है। ये कॉन्फिडेंस आपको भी है क्या, और आपका प्रिफर्ड स्पेस इसमें क्या है, या फिर एक दो स्टॉक्स अगर आप नाम उल्लेख कर पाए तो? जी, मैं जरूर कोशिश करके स्टॉक्स की भी बात करूंगा। उसके पहले जो आपने मुझे पूछा कि कॉन्फिडेंस या कॉन्विक्शन है क्या, तो उसका सबसे पहला शॉर्ट में आंसर बिना किसी उथल पुथल के हाँ है। अब वो हाँ क्यों है, अब मैं उस पर आता हूँ। तो जो आपने जो बोला, मैं उसी में कुछ चीजें और ऐड करूंगा कि FY22 में, और प्राइवेट केपेक्स की मैं बात कर रहा हूं, हम यहाँ उसके पहले ध्यान दें कि गवर्नमेंट केपेक्स, सरकारी केपेक्स तो चल ही रहा है। स्पेशली 2 साल के कोरोना में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है वो जरूरी भी था, और उसका बहुत फायदा भी हुआ है। तो वो हमने देखा है किस तरह रोड्स एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यूअस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो FY22 में प्राइवेट केपेक्स अनाउंसमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनाउंसमेंट पहले आते हैं और फिर केपेक्स तो डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री 2 से 3 से 4 साल का समय किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को के प्लांट को लगने में लगता है। तो जो केपेक्स अनाउंसमेंट FY22 में हुए हैं वो FY21 के कंपैरिजन में करीब करीब 100% ऊपर थे, ऑलमोस्ट डबल, एग्जैक्टली 90% ऊपर थे। अब आगे हम और बात करें कि ये किन सेक्टर्स में अनाउंसमेंट हुए हैं, तो अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर के कंपनीज की मैनेजमेंट्स की कमेंट्री देखें, एनुअल रिपोर्ट सबकी करीब करीब आ गई हैं, वो देखें, तो केमिकल सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सीमेंट सेक्टर में अनाउंसमेंट हुए हैं जहां इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट के रोड्स एंड हाईवेज के अलावा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरा आपका रेलवे सिस्टम में, वैगन्स में, मेट्रोज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। आपका ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल, सोलर, इन सब में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सब का डिमांड लेके कैपिटल गुड्स सेक्टर को काफी फायदा ऑलरेडी हम देख चुके हैं हो रहा है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। इनफैक्ट ये सेक्टर 5-6 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद बाहर आया है, तो अभी तो मेरे ख्याल से 9-10 महीने का ही परफॉर्मेंस आया है। अगले साल 2 साल तक और आउट परफॉर्मेंस करता रहेगा तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। होता क्या है कि इतनी आउट परफॉर्मेंस में सडनली वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस खो जाता है, तो वो एक ध्यान देने की जरूरत है।
पर फिर भी जैसा मैंने कहा पॉजिटिव व्यू है, और जैसा आपने स्टॉक को पूछना चाहा तो कुछ स्टॉक जो आपने नाम बताया उनके अलावा एक स्टॉक जो रह गया है और जो मुझे लगता है अच्छा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो जो चेन्नई की मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, वो भी इसी रिलेटेड स्पेस में है। और जब हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हमको दो और लिस्टेड कंपनीज का ऑटोमेटिकली उसमें बेनिफिट मिल जाता है, जो है शांति गियर्स और सीजी इंडस्ट्रियल, जो कंपनी दोनों कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने खरीदी हुई है, और उनकी भी परफॉर्मेंस को टर्न अराउंड काफी कुछ कर दिया है और भी करते रहेंगे, और उनका खुद का परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो ही रहा है। तो ओवरऑल समरी करते हुए यह सेक्टर में पॉजिटिव, और जैसा मैंने कहा ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपकी लिस्ट में ऐड करते हुए। कुछ आखिरी सवाल मेरी तरफ से फिर यही होगा कि क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कैपिटल गुड्स की बात काफी डिटेल में की, कोई ऐसा सेक्टर जिससे आप दूरी बनाना चाहेंगे जहां पर अब लग रहा है कि ग्लोबल परिस्थिति या फिर भारत के इंटरनल्स के मद्देनजर ही थोड़ा सा जोखिम बढ़ रहा है? क्या वो कमोडिटी स्पेस होगी? जी हाँ, तो जैसा हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बात की कि मेटल प्राइसेस में काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर एक थोड़ा सा वोलेटाइल सेक्टर रहेगा। वापस से अगर किसी वजह से भाव बढ़ते हैं तो तुरंत रिकवरी भी मिल जाएगी, पर वो फिर ट्रेडर्स के लिए ऐसे सेक्टर्स या मार्केट अपॉर्चुनिटीज में फायदा उठाना ज्यादा अच्छा हो जाता है बजाय इन्वेस्टर्स के। तो मेटल सेक्टर एक है जिसमें अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, और दूसरा ऑयल्स, तो वो भी कमोडिटीज का ही हिस्सा हो गया कि ऑयल भी, क्योंकि एक प्राइस करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। इन एनी केस इंडिया की जो ऑयल कंपनीज हैं वो अलग ही ट्रैक पे चलती हैं, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितना रेट हाइक करने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितना उनको कच्चे तेल का भाव देना पड़ रहा है, कितना वो बेच पा रहे हैं, काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं। पर फिर भी नेट नेट क्योंकि ऑयल प्राइस करेक्शन में है ग्लोबली, तो ये दो सेक्टर हैं जहां से अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। काफ़ी डिटेल में आपने चर्चा की और कई ऐसे बढ़िया आइडियाज़ दिए हैं। तो बेसिकली ऑयल एंड गैस से थोड़ा सी सावधानी बरते, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में है, संयम रखेंगे तो शायद इससे बढ़िया आपको मौका